हेलो बच्चों। हम लोगों ने मेट्रोलॉजी में पिछले क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ा था फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। उसमें इलिंगम डायग्राम कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम लोग जाना था। ठीक, आज हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने FeO का रिडक्शन पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग Fe2O3 और Fe3O4 का भी रिडक्शन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इलिंगम डायग्राम हम लोग बता सकते हैं कि किस टेम्परेचर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे लिए सुटेबल रहेगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपरस ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2O। Cu2O मतलब क्यूपरस ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर मैंने इसके ग्राफ बना दिए हैं। इसमें एक ग्राफ जो बना हुआ है ये तो आपका हो गया कार्बन प्लस CO2 CO बना रहा है, ये C प्लस O2 CO2 बना रहा है, ये CO प्लस O2 CO2 बना रहा है। ठीक, अब कॉपर का ग्राफ देखें, कॉपर ऑक्साइड का ग्राफ आप जरा ध्यान से देखिए। कॉपर ऑक्साइड का ग्राफ इन सबसे ऊपर है। कॉपर ऑक्साइड का ग्राफ जो है वो इन सबसे ऊपर है। मतलब यह है कि कॉपर को रिड्यूस करना बहुत आसान है, क्योंकि कॉपर एक कम रिएक्टिव मेटल होता है। कॉपर एक कम रिएक्टिव मेटल होता है, उसके अंदर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है थोड़ी, इन कंपेरिजन टू आयरन ऑक्साइड। तो कॉपर के केस में आपको कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ग्राफ बना लीजिए सब लोग अपनी कॉपी, पहले बनाइए सब लोग कॉपी पे अपनी ग्राफ। अब देखो कॉपर के जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ज़्यादातर कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो कॉपर के सल्फाइड ओर होते हैं उनसे किया जाता है। और कॉपर के सल्फाइड ओर में आयरन भी रहता है। जो कॉपर के सल्फाइड ओर होते हैं उससे हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और कॉपर के जो सल्फाइड ओर होते हैं उसमें अक्सर आयरन ऑक्साइड भी मौजूद रहता है, आयरन भी या आयरन सल्फाइड मौजूद रहता है, तो हमें उसको रिमूव करना होता है। तो उससे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हम आपके सामने लिखते हैं। अगर कॉपर सल्फाइड लिया हमने, मान लो कॉपर का कोई सल्फाइड और लिया, तो पहली स्टेप क्या होती है, हम लोग उसकी रोस्टिंग करते हैं। हालांकि रोस्टिंग के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ क्या रिएक्शन इसमें होती हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने एक ले लिया CuFeS2, एक हमारे पास और होता है कॉपर का CuFeS2, क्योंकि कॉपर कोर में अक्सर आयरन होता है। तो CuFeS2 इसकी रोस्टिंग करेंगे। अच्छा, रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग ऑफ और इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ हीट करेंगे हम लोग। ठीक, तो ये बना देगा आपका कॉपर जो है वो बना देगा Cu2O, और आयरन जो है FeO बना देगा। इसमें आयरन जो है वो FeO बना देगा। ठीक, और जो सल्फर है वो आपका SO2 बन के निकल जाएगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लें तो ये आपका यहाँ पर 2O2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमने कॉपर का और था उसको हमने रोस्टिंग किया तो हमें Cu2O मिल गया प्लस FeO मिल गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो Cu2O होता है, Cu2O कॉपर ऑक्साइड, यह हमारे पास कॉपर का सल्फाइड और होता है। जैसे Cu2S है, कभी कभी हमारे पास Cu2S होता है कॉपर सल्फाइड। इसको हम लोग इसकी रोस्टिंग करेंगे तो इसमें आपका ये हम लोग रिएक्शन पीछे लिख चुके हैं, ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पर भी जो कॉपर सल्फाइड है ये आपका कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। Cu2O प्लस SO2 गैस निकल जाएगी आपकी इसमें, प्लस SO2। रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पर हम लोग Cu2O जो है 2 मॉलिक्यूल इसके ले सकते हैं, तो Cu2S के, तो ये 2 बन जाएगा वो आपका 2SO2। ठीक,
तो इस तरीके से हमने कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में रोस्टिंग कर लिया। तो ये हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी, पहले ही हम लोग कर चुके थे। ठीक, अब आगे की प्रक्रिया हमें करनी है, हमें इसको रिड्यूस करना है, इस CO2 को हमें रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि जिस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना है, जिसका भी रिडक्शन करना है, उसमें वही रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, वो वाला ग्राफ लेते हैं जो उसके नीचे हो। यहाँ पर देखो, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर इतने रीजन को छोड़ दें तो इसके आगे सारे ग्राफ इसके नीचे हैं। कॉपर के सारे ग्राफ कार्बन के सारे ग्राफ इसके नीचे हैं। कार्बन को रिड्यूसिंग जो नेचर है उसके सारे ग्राफ नीचे हैं। तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना बहुत आसान है। ठीक, आप इनमें से कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं रिड्यूस करने के लिए। मान लो हम लोग कार्बन लेते हैं, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। ठीक, इसके साथ आप आसानी से जोड़ के रिडक्शन कर सकते हैं। और अगर इसके साथ रिडक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, Cu2O प्लस कार्बन, Cu2O प्लस कार्बन, ये आपका बना देगा 2Cu प्लस CO। क्योंकि आप देखो इस वाले ग्राफ को आप ले लो तो कार्बन आसानी से कॉपर का रिडक्शन कर सकता है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ठीक, डेल्टा जी मैंने आपको बता दिया था। डेल्टा जी, अगर आपको डेल्टा जी निकाल के देखना चाहते हैं, मान लो आप किसी टेम्परेचर पर ले लें, जैसे अब आपने इस टेम्परेचर पर ले लिया, सपोज ये कोई टेम्परेचर ले लिया, यहाँ पर डेल्टा जी आप देख लें। ठीक, और इसका डेल्टा जी अगर हम लोग देखें, इसका देख लें और इसका डेल्टा जी देख लें ऐसे। ठीक, तो मैं डेल्टा जी भी आपको करके बता दूं, रिएक्शन मैंने लिख दी, इसको हटा देते हैं। देखो ये रिएक्शन जो है इसका डेल्टा जी कितना आ रहा है, लगभग ये 200, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 190 के आसपास है। ठीक, हमने मान लिया, हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 4Cu प्लस O2, 4Cu प्लस O2 इक्वल टू बना रहा है 2Cu2O। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2Cu2O लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 2Cu2O। ठीक, इसका डेल्टा जी कितना आ रहा है, डेल्टा जी आ रहा है कितना, माइनस का 190 लगभग। लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए तो हम लोग इसको उल्टी रिएक्शन लिखेंगे, 2Cu2O इक्वल टू 4Cu प्लस O2। हमें उल्टी रिएक्शन चाहिए, तो अब जब उल्टी रिएक्शन है तो डेल्टा जी भी उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का 190 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, डेल्टा जी प्लस का 190 है, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो प्लस का 190 है तो ये रिएक्शन नहीं होगी गिवन कंडीशन में। ठीक, अब इसको हमने इसके साथ जोड़ा, इस वाली रिएक्शन साथ। ठीक, अब ये टेम्परेचर लगभग 1500 केल्विन के आसपास है, तो यहाँ पर इसका डेल्टा जी देखो, डेल्टा जी कितना रहा है, ये 400 से थोड़ा नीचे है, 500 से ऊपर, यानी इसको हम लोग मान सकते हैं 400 से ज़्यादा होगा, यानी कि लगभग 410 मान लें, मान लो। ठीक, चलो 410 मान लेते हैं, जो भी वैल्यू, रियल वैल्यू क्या होगी वो तो हम लोग पूरा ग्राफ मेजर करके बता पाएंगे। उस रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, क्या रिएक्शन है हमारे पास, 2C प्लस O2 इक्वल टू क्या बना रहा है, 2CO। इसका डेल्टा जी कितना हो रहा है, अब इसकी वैल्यू आप यही लिखेंगे, निगेटिव में ही लिखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन सीधी सीधी लिखी हुई है। कितना है, माइनस का 410। ठीक, ये वैल्यू, ये यहाँ पर ये वैल्यू मान ली हमने, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ग्राफ पे। सपोज ये वैल्यू हमारी माइनस की 410 है और ये वैल्यू हमारी मान लो 190 है माइनस की। ठीक, अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें तो देखो O2 से O2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बन गया, 2Cu2O प्लस 2C क्या बना देगा, 4Cu प्लस 2CO। या पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन के आ जाएगी, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो Cu2O प्लस C इक्वल टू 2Cu प्लस CO। ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बात एक ही है। और डेल्टा जी इसका कितना आ जा रहा है, ये माइनस का 410 और ये प्लस का 190। आप सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा डेल्टा जी। ये डेल्टा जी मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा जी ये हो जाएगा आपका
0 और 2 और आपका बचा 3 में से क्या 220 माइनस का 220 आ गया डेल्टा जी। तो जाहिर सी बात रिएक्शन हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, यानी कि हम लोग कॉपर को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, हम लोग ये वाली रिएक्शन भी ले सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेल्टा जी हमें नेगेटिव में कम मिलेगा, तो ये वाली रिएक्शन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, हम लोग आसानी से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग ये प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ रिडक्शन करने में कई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो इसमें कुछ दूसरा मेथड अपनाया जाता है। क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। तो कॉपर के रिडक्शन में हम लोग जो है दूसरी प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो और होता है उसको हम लोग एक फर्नेस होती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस, उसमें हम लोग हीट करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं, उसमें कुछ सिलिका मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं हम लोग बोले, उसमें कुछ सिलिका, रिवर्बरेटरी फर्नेस में सिलिका मिला देते हैं। ठीक, और उसमें जो जब हम लोग सिलिका मिलाते हैं तो उसमें जो आयरन होता है वो आयरन स्लैग बन के निकल जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि कॉपर के ओर में अक्सर आयरन रहता है, तो जो भी आयरन होता है वो ओर बन के निकल जाता है, सॉरी स्लैग बन के निकल जाता है, और हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। मतलब कॉपर में हमें मिल जाता है, प्योर कॉपर मीन्स हमें कॉपर मिल जाएगा, उसको हम लोग कॉपर मैटी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कॉपर मैटी। तो देखो इसमें जैसे हमने सिलिका मिला दिया, तो सिलिका मिला देते तो FeO जो होता है कॉपर ऑक्साइड में जो Fe होता है प्लस SiO2, ये किसका फार्मूला है, सिलिका का, तो ये क्या बना देगा FeSiO3, ये स्लैग है। तो ये स्लैग बन के निकल जाता है, आयरन जो था वो स्लैग बन के निकल गया। ठीक, हमारा काम था आयरन को हटाना, तो आयरन हमारा हट गया। ठीक, उसके बाद जो हमें कॉपर मिलता है भाई, जो रिवर्बरेटरी में कॉपर रिड्यूस होकर मिलता है, ठीक, उस कॉपर को हम लोग बोलते हैं कॉपर मैटी। क्या बोलते हैं, कॉपर मैटी, नाम याद रखना, कॉपर मैटी बोलते हैं। तो कॉपर मैटी को फिर एक कन्वर्टर होता है, उसके अंदर सिलिका की लाइनिंग होती है, कन्वर्टर होता है जो फर्नेस टाइप की होती है, उसके अंदर सिलिका की लाइनिंग होती है, उसमें चार्ज किया जाता है। चार्ज का मतलब उसमें भर दिया जाता है, चार्ज करने का मतलब उसमें भर दिया जाता है, और कुछ उसमें सिलिका भी मिला दिया जाता है। ठीक, और उसमें हॉट एयर, बहुत गर्म एयर का ब्लास्ट जो है पास करते हैं हम लोग। ठीक, बहुत गर्म एयर का ब्लास्ट पास करते हैं, तो इसमें जितना भी FeS2 बचा हुआ है, आयरन सल्फाइड बचा हुआ है या आयरन ऑक्साइड बचा हुआ है, ठीक, और जितना भी Cu2S बचा हुआ है, वो सब का सब ऑक्साइड उसमें मेटालिक कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, क्या किया हमने, जो कॉपर है, कॉपर मैटी को हम लोग चार्ज कर देते हैं, चार्ज मतलब भर देते हैं एक कन्वर्टर में जिसमें सिलिका की लाइनिंग होती है, तो उसमें जितना भी आयरन सल्फाइड है या कॉपर सल्फाइड है या कॉपर या आयरन ऑक्साइड है, वो सब का सब रिमूव हो जाता है। ठीक, ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जो कॉपर होता है, कॉपर आपका मेटालिक फॉर्म में आपको मिल जाता है। अब उसमें क्या क्या रिएक्शन होती है वो रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे मान लो FeS है, अगर उसमें FeS है तो 2FeS प्लस O2, जितना भी FeS था आयरन सल्फाइड, ठीक, प्लस O2, तो ये बना देगा आपका 2FeO प्लस SO2। रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस कर लें तो ये आपका कर दें 3SO2 और ये आपका हो जाएगा 2SO2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक, तो जितना भी आयरन सल्फाइड था FeS वो आपका कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक, FeS2 होगा बेटा, FeS, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। तो इस कन्वर्टर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, FeS था वो आपका कन्वर्ट हो गया FeO में, ठीक, प्लस SO2 बन गया। और जो FeO है, ये FeO रिएक्शन करेगा सिलिका के साथ SiO2 के साथ, तो क्या बना देगा FeSiO3, ये बन गया स्लैग, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग। ठीक, और उसके अलावा जो होता है, जो कॉपर सल्फाइड होता है, जैसे हमारे पास
2Cu2s कॉपर सल्फाइड जो है, ठीक, ये भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और ये आपका बना देगा 4 Cu2O कॉपर ऑक्साइड बना देगा, प्लस SO2 गैस बन के निकल जाएगी। जैसा रोस्टिंग होता है तो वैसे ही होता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ कर रहे हैं हम लोग, जब हमें कॉपर मिलता है कॉपर मैट्रिक फॉर्म में, अरे शिट, तो इसमें देखो जो कॉपर सल्फाइड था कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, फिर कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड से ही कंबाइन करके कॉपर में रिड्यूस हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ये पहले मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग मैंने बताया था सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कैमरे में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई बीच में। तो खैर 2Cu2s प्लस Cu2s और ये कॉपर बन गया, तो इसको सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। क्या किया पूरा हमने प्रक्रिया, देखो एक्चुअल प्रैक्टिस हमने कॉपर को और लिया, उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हमने हीट किया, तो जितना भी कॉपर ऑक्साइड था वो कॉपर में रिड्यूस हो गया। ठीक, उसके अलावा जो कॉपर हमें मिलता है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस वो कॉपर मैट्रिक के फॉर्म में मिलता है, लेकिन उसमें कुछ आयरन ऑक्साइड बच जाता है। ठीक, आयरन सल्फाइड बच जाता है, तो आयरन ऑक्साइड सल्फाइड बच गया, आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ कंबाइन होकर FeSiO3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो कॉपर आपको रिवर्बरेटरी फर्नेस मिला था उस कॉपर को आपने किस में, एक कन्वर्टर में चार्ज कर दिया, कन्वर्टर में भर दिया, जिसमें सिलिका की लाइनें थी और थोड़ा सिलिका भर दिया। तो सिलिका का काम क्या है, जो आयरन था आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और हटा दिया उसने। ठीक, जो कॉपर सल्फाइड बच गया था थोड़ा बहुत, उसको भी कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूस कर दिया, और फिर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड ये आपस में ही रिएक्शन करके कॉपर को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कॉपर रिडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक, अल्टीमेटली हमारा टारगेट था कॉपर प्राप्त करना, तो कॉपर हमें मिल गया। ठीक, तो ये तरीका था कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का इस मेथड से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो होता है, जो कॉपर होता है, ये जो सॉलिड कॉपर होता है ये हमें मिलता है कॉपर, इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक, इसमें ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, क्योंकि ब्लिस्टर कॉपर इसलिए बोलते हैं, ये इसमें SO2 जब निकलती है तो इसमें इसकी जो अपीयरिंग होती है ब्लिस्टर टाइप होती है, जिसमें बबल्स निकलते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद अगला मेटल जिंक Zn का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। Zn एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो ग्राफ में बना देता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये वाला ग्राफ बेटा आपके सामने बना हुआ है, ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn। ठीक, Zn का है एक्सट्रैक्ट, तो हेडिंग हम लोग चेंज कर लेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम ZnO। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, ये टेम्परेचर 1180 केल्विन है। ठीक, ये डेल्टा जी लिखा हुआ है, इधर टेम्परेचर वही ग्राफ है। ठीक, तो 1180 केल्विन पे ये क्या होता है, एक्चुअली यहाँ से ये मेल्ट करना शुरू कर देता है Zn, यहाँ पे आते आते बॉयल हो जाता है। ठीक, इसीलिए ग्राफ मुड़ गया ऐसा। तो यहाँ देखने ग्राफ अचानक से ऊपर चला गया, तो इसमें ये वाला टेम्परेचर जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये टेम्परेचर कितना है बोलो, 1270 केल्विन। कितना है बोलो, 1270 केल्विन। तो इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर ऊपर किसी भी टेम्परेचर पे आप Zn को इसके कार्बन के साथ हीट कर दो, Zn आप जो है Zn जिंक ऑक्साइड को आप हीट कर दो, तो जिंक ऑक्साइड जो है Zn में रिड्यूस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ उसके नीचे होना चाहिए। तो नीचे कब हो रहा है, ये वाला ग्राफ नीचे कब जा रहा है, जब टेम्परेचर 1270 केल्विन से ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ से ये ग्राफ नीचे आ गया, ये ग्राफ ऊपर चला गया। ठीक, तो Zn का एक्सट्रैक्शन में आप रिएक्शन क्या लिखोगे, ZnO 2ZnO प्लस O2 क्या बनाएगा, 2Zn इक्वल टू 2Zn प्लस O2। ठीक, और दूसरी रिएक्शन थे आपकी 2C प्लस
O2 इक्वल टू 2CO, इसके साथ जोड़ दो तो O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2ZnO प्लस 2C इक्वल टू 2Zn प्लस CO। तो इसका ग्राफ जो है आप देख, इसका जो डेल्टा जी है, इसका डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगा, डेल्टा जी विल बी निगेटिव जब टेम्परेचर 1270 केल्विन से ऊपर होगा। ठीक, तो आप चाहे तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn पूरी रिएक्शन 2 से डिवाइड कर दें तो Zn प्लस C क्या बन जाएगा Zn प्लस CO। बस इसमें कंडीशन ये है कि टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 1270 केल्विन। 1270 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे आप जिंक ऑक्साइड को Zn में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलिंगम डायग्राम का पूरा एप्लीकेशन, कैसे इलिंगम डायग्राम हम लोग अप्लाई करते हैं एक्चुअली में। ठीक, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया इलिंगम डायग्राम का कैसे अप्लाई करते हैं। 3 मेटल का एग्जाम्पल लिया हमने, आयरन का लिया, कॉपर का लिया और Zn का लिया। ठीक, चलो ये हो गया। अब क्या होता है, कई मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, उनको रिड्यूस करना बहुत आसान होता है, तो ज़रा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। और कई बार एक मेटल दूसरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, तो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, नोट करके आप लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट इसमें है जो कम रिएक्टिव मेटल है, जैसे सिल्वर है, डेल्टा जी की बात, सिल्वर की बात करें हम लोग, लेस रिएक्टिव मेटल के केस में जो डेल्टा जी होता है वो ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव होता है। ठीक, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे हम लोगों ने पिछली बार ग्राफ बनाया था, उसमें जो सिल्वर ऑक्साइड का ग्राफ था वो बहुत ऊपर था। ठीक, सिल्वर ऑक्साइड का ग्राफ बहुत ऊपर था। ये रिएक्शन ऐसे होती है 4Ag प्लस O2 क्या बना रहा है 2Ag2O। ठीक, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाता है। अगर टेम्परेचर आपने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर आप हीट करेंगे, जब डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो इसकी उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, तो 2Ag2O ये कन्वर्ट हो जाएगा 4Ag प्लस O2 में, इसका डेल्टा जी निगेटिव आ जाता है। ठीक, हमें यही चाहिए, हमें Ag2O को Ag में रिड्यूस करना है। तो अगर हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है तो सिल्वर ऑक्साइड के जो बनने की जो रिएक्शन होती है उसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होती है, मतलब इसकी उल्टी रिएक्शन होने लगेगी। यानी सिल्वर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे होता आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हम लोग बोलेंगे, इसको भी अगर हम लोग हीट करते हैं हल्का सा तो 2Hg प्लस O2 में ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि Hg आपका लिक्विड होता है। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप इन मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनका डेल्टा जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है इनके ऑक्साइड बनने का, और ये मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। तो जितने भी नोबल मेटल होते हैं उनके लिए उनके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको ऐसे हीट कर दें तो उनका डेल्टा जी निगेटिव मिल जाता है और वो रिएक्शन हो जाती है, वो आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उसमें इसके बाद देखो बेटा, एक ग्राफ हमने यहाँ ये बना रखा है। ठीक, इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू कम होती है, मतलब नेगेटिव में ज़्यादा होती है, वो मोर स्टेबल होता है। ठीक, और वो जिसके ऊपर वाला जो है जिसकी डेल्टा जी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है। मतलब ये है, जैसे क्रोमियम की बात करें Cr2O3, और ये एल्युमिनियम की बात करें तो Cr2O3 कम स्टेबल होगा, Al2O3 मोर स्टेबल होगा, यानी नीचे वाला जो ऑक्साइड है वो मोर स्टेबल होगा। तो आप ये कह सकते हैं, देखो जैसे ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ को
के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर इस केस में क्रोमियम ऑक्साइड को जो एल्युमिनियम है वो रिड्यूस कर सकता है। जो मेटल ऊपर है, ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को नीचे वाला मेटल रिड्यूस कर सकता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को नीचे वाला मेटल जो है उसको रिड्यूस कर सकता है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। जैसे अगर हम लोग क्रोमियम का रिडक्शन करना चाहें, अच्छा रिएक्शन जैसे एनसीईआरटी में बैलेंस की मैंने वैसे बैलेंस की, ठीक। तो क्रोमियम का मैंने क्या लिखा हुआ रिएक्शन 4/3 ठीक। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसको मैं उल्टा लिखता हूँ, ठीक। हमें चूँकि इसका रिडक्शन करना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं Cr2O3 और रिएक्शन हमने कैसे बैलेंस की 2/3 Cr2O3 क्या बना रहा है, ये उल्टा लिख रहा हूँ रिएक्शन 4/3 Cr प्लस O2, ठीक। अभी मैं पूरा समझा देता हूँ आपको, रिएक्शन लिख देता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ। एल्युमिनियम की रिएक्शन लिखें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 4/3 Al प्लस O2, ये बनाएगा आपका 2/3 Al2O3, ऐसे लिखा हमने, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इस रिएक्शन को जोड़ देते हैं। देखो इसको समझो आप, इसका डेल्टा जी देखते हैं। मान लो हम लोग कोई टेम्परेचर ले लेते हैं, चलो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इस टेम्परेचर पे ऐसे यहाँ पर, ठीक। इसका डेल्टा जी देखते हैं। इसका डेल्टा जी आप देखें तो इसका डेल्टा जी जो है यहाँ कहीं आ रहा है, ऐसे ये आ रहा है। ये वैल्यू मान लिया हमने, ये दोनों के बीच में मान लो ये -500 है, किसके लिए, क्रोमियम वाले के लिए, ठीक। एल्युमिनियम वाला ये है। इसका डेल्टा जी देखें तो इसका डेल्टा जी आपका लगभग यहाँ कहीं आ रहा है। ये डेल्टा जी मान लो 800 से थोड़ा ऊपर है, ठीक। मान लो हमने मान लिया -700 है, ऐसे मान लिया, ठीक। ये किसके लिए है, एल्युमिनियम वाले के लिए। ये किसके लिए, इसके लिए। अच्छा ये रिएक्शन ने उल्टी लिखी तो इसका डेल्टा जी है जो प्लस का हो जाएगा, 500, क्योंकि हमने उल्टी रिएक्शन लिखी हुई है, उल्टी ही हमें चाहिए, ठीक। इस वाले को देखें, इस वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये हमने जो है ये सीधी रिएक्शन लिखी हुई है वैसे ही देखो। तो इसका डेल्टा जी कितना आ रहा है, -700। तो इसका डेल्टा जी ऐसे लिख दो, डेल्टा जी की वैल्यू -700 आ रही है, ठीक। अब दोनों रिएक्शन जोड़ो, O2 से O2 कैंसिल हो गया, क्या बना हमारा 2/3 Cr2O3 प्लस 4/3 Al, क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है 4/3 Cr प्लस 2/3 Al2O3। और इसका डेल्टा जी अगर निकालें आप तो -700 और प्लस का 500, इसको थोड़ा हटा देते हैं, साफ साफ दिख जाए आपको, -700 और प्लस का 500 तो कितना आ जाएगा, -200, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब कहने क्या हुआ, एल्युमिनियम जो है क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, यानी कि एक मेटल जो इलिंगम डायग्राम में नीचे है वो अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को उस मेटल में रिड्यूस कर सकता है। यानी कि एल्युमिनियम ने क्रोमियम ऑक्साइड को क्रोमियम में रिड्यूस कर दिया। अब इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में ऐसे ही बैलेंस किया गया, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब चाहे तो आप इस रिएक्शन को दूसरी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इस रिएक्शन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से क्या बल्कि 3 आप कर दो इसको मल्टीप्लाई 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो ये रिएक्शन बन के आ जाएगा 3/2, तो 3 ये कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगी Cr2O3 प्लस, और इंटू इसको 3/2 करें तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये आपका 2Al, ये बन जाएगा आपका इधर, यहाँ भी बन जाएगा 2Cr प्लस Al2O3। इस पूरी रिएक्शन को 3/2 से गुणा कर दो, इस पूरी रिएक्शन को 3/2 से गुणा कर दो तो ये बन के आ जाएगी। तो आप ऐसे बैलेंस कर लो
ये ऐसे बैलेंस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आप ये सिंपल समझ लो कि क्रोमियम ऑक्साइड को अल्युमिनियम रिड्यूस कर देगा। और इसका डेल्टा जी हम लोगों ने देखा था कितना आया था, -200। ये तो समझने के लिए हमने एक वैल्यू दे दी, बाकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो तो ग्राफ से बिल्कुल सही सही नाप के जब ग्राफ बनाएंगे तभी हमें पता चल पाएगा। ठीक, लेकिन डेल्टा जी नेगेटिव आएगा ये कन्फर्म है, और ये रिएक्शन आपकी आसानी से हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम रिड्यूस कर सकता है। ठीक, तो एक बात ये हो गई। इसके बाद एक हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है Mg वाला, वो भी देख लेते हैं हम लोग। Mg और एल्युमिनियम वाला केस देख लेते हैं हम लोग। अब जरा ग्राफ पे ध्यान दो, हम ग्राफ को पहले जैसा कर देते हैं, ये चीज़ें हटा देते हैं। अब जरा ग्राफ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका -400 था। ठीक, Mg और एल्युमिनियम के ग्राफ पे ध्यान दीजिए, इस पे, इसको क्रोमियम वाले को छोड़िए अब। ठीक, तो क्रोमियम वाले ग्राफ को हम लोग फिलहाल हटा देते हैं, क्रोमियम वाले ग्राफ को हटा देते हैं क्योंकि उसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये दो ग्राफ देखिए आप, इसमें आप ध्यान से देखो, इन दो ग्राफों में जो Mg का ग्राफ है वो नीचे है, एल्युमिनियम का ग्राफ ऊपर है। ठीक भाई, एल्युमिनियम कम रिएक्टिव होता है, Mg ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो Mg का ग्राफ नीचे है, एल्युमिनियम का ग्राफ ऊपर है। लेकिन इस पॉइंट पे ये ग्राफ अचानक से ऐसे मुड़ गया। ठीक, इस पॉइंट पे अचानक से ग्राफ मुड़ गया। होता क्या है कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, एक्चुअली Mg जो है पिघल जाता है, इसलिए ग्राफ ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, अब अगर आपको रिड्यूस करना है, देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके नीचे Mg वाला ग्राफ नीचे है, और उसके आगे ये वाला ग्राफ ऊपर चला गया, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के पीछे आओगे। ठीक, तो जो ऊपर ग्राफ कौन है, एल्युमिनियम वाला, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को Mg रिड्यूस कर सकता है। ठीक, अब डेल्टा जी आप निकाल लो, जैसे मैंने बताया वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक, तो हम लोग ये लिखेंगे बिलो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे। ठीक, हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो हमारे पास 4/3 Al प्लस O2, 4/3 Al प्लस O2, ये बना रहा है आपका 2/3 Al2O3। ठीक, अब हमें अगर एल्युमिनियम का रिडक्शन करना है, अगर हमें एल्युमिनियम का रिडक्शन करना है, ये रिएक्शन थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को उल्टा लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, Al2O3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4/3 Al प्लस O2। ठीक, और Mg वाली रिएक्शन ये लिख लेते हैं हम लोग, 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। देखो इस पॉइंट के नीचे आओगे, इस पॉइंट के नीचे आओगे, तो अगर इन दोनों रिएक्शन जोड़ोगे तो इसका डेल्टा जी तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका डेल्टा जी निगेटिव होगा। मैं वैल्यू भी चलो बता देता हूँ, एक एग्जांपल में वैल्यू बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर ले लिया हमने इस पॉइंट पे। ठीक, इस पॉइंट पे इसका डेल्टा जी मान लो लगभग ये -700 आ रहा है। ठीक, किसका, एल्युमिनियम वाले का। ठीक, इसका डेल्टा जी देखो, इसका डेल्टा जी आपका लगभग आ रहा है ये -1000। ठीक, इसका Mg वाले का, तो इसका हो गया डेल्टा जी -1000, ये -1000 था यहाँ पर। ठीक, इसका डेल्टा जी कितना आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू ये 700 है, लेकिन प्लस का 700 लिखेंगे क्योंकि 700 माइनस किसके लिए है, ये हमने उल्टा लिखा रिएक्शन। ठीक, अब दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, दोनों रिएक्शन जोड़ोगे तो O2 से O2 कैंसिल हो गया, तो क्या बना देगा, Al2O3 प्लस 2Mg इक्वल टू बन जाएगा आपका 4/3 Al प्लस 2MgO। यानी कि Mg ने Al2O3 को एल्युमिनियम में रिड्यूस कर दिया। Mg ने Al2O3 को इसमें रिड्यूस कर दिया, किसमें, एल्युमिनियम में। ठीक, अगर पूरी रिएक्शन को 3 से गुणा कर दो, पूरी रिएक्शन को 3 से गुणा कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 3Al2O3 प्लस 6Mg, और ये बन जाएगा आपका इक्वल टू 4Al
प्लस 6 MgO। बैलेंस है रिएक्शन कि नहीं बैलेंस है, ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग। L2, अच्छा यहाँ पर हमने ये 2/3 था, सॉरी 2/3, तो यहाँ पर भी 2/3 लिखना है आपको, ठीक। अब 3 से गुणा करेंगे हम लोग तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। ये तो ऐसे रिएक्शन लिख दो या ऐसे लिख दो, बात है कि है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं इस पॉइंट के नीचे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, इस पॉइंट के नीचे बिलो इंटरसेक्शन पॉइंट Mg जो है Al2 को रिड्यूस कर देगा। और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर अगर निकालोगे तो जो ये आपका Al2O3 है, एल्युमिनियम जो है, वो Mg को रिड्यूस कर दे, क्योंकि अब ग्राफ ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला ग्राफ नीचे हो गया। वो आप करके देख सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी भी आप निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल ऑक्साइड को किस टेम्परेचर पर रिड्यूस कर सकता है। तो ये था पूरा इलिंगम डायग्राम और इसका एप्लीकेशन, ठीक। तो इलिंगम डायग्राम जल्दी समझ नहीं आता बच्चों को, इसलिए मैंने पूरा एक एक स्टेप बाय इलिंगम डायग्राम समझाया आपको। 3 लेक्चर हैं इलिंगम डायग्राम के, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। तीनों लेक्चर आप देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम आए मुझे आप बताइएगा, ठीक है बेटा। और इसके अगले क्लास में हम लोग इसका जो मेटलर्जी का अगला स्टेप है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटलर्जी, और उसके अलावा आपकी बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट थोड़े दे रखे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे रिडक्शन ऑफ बॉक्साइट Al2O3, अल्युमिनियम का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला प्रिंसिपल जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अल्युमिनियम का रिडक्शन डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, तो टाइम लगेगा, उसको मैं अगले क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक। तो अगले क्लास में रिफाइनिंग और जो उससे पहले आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम, ये हम बता देंगे आपको, ठीक। तो बेटा आपसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। आप NCERT से ये सब चीज़ें पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप इन मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, अगर आप कायदे से ध्यान देंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।